हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिव एनालिसिस। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती क्या हैं और उनको मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ये हमने लेक्चर 16 में देखा था। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हमने लेक्चर 17 में। फिर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना लेक्चर 18 में, डुअल सिंप्लेक्स मेथड से लेक्चर 19 में, और ये हमारा लेक्चर नंबर 20। सेंसिटिव एनालिसिस को पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी। इसके ऊपर 2 केसेस बन रहे हैं, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट केस क्या है, सेंसिटिव एनालिसिस के अंदर क्या देख रहे हैं, रेंज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको ये भी बोल सकते हैं, या सेंसिटिव एनालिसिस टू फाइंड रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी। इसमें क्या हो रहा है, ये मैक्सिमाइज z इजिकल्स टू 25x + 30y हमें दिया हुआ है फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है। तो इसके अंदर जो ये 25 x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं ये कहलाते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट केस के अंदर क्या है, क्या इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल, मतलब सारे वेरिएबल्स एक साथ नहीं हो सकते, सिर्फ एट अ टाइम एक ही वेरिएबल में चेंज आता है, एक ही डिसीजन वेरिएबल में चेंज आता है। तो डिसीजन वेरिएबल के अंदर कितना चेंज अलाउड है जिससे कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है उस फंक्शन का वो सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। ये उसे कहते हैं रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी या रेंज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। इसका मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया हुआ है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू 15 पे। तो अब इसकी रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है, तो या तो मतलब फर्स्ट केस हो सकता है कि सिर्फ ये जो एक्स का कोफिशिएंट है वो चेंज हो रहा है, उसके लिए देखते हैं पहले, मतलब C1 ही चेंज हो रहा है। हम ये लिख सकते हैं मैक्स z इजिकल्स टू C1 x1 + C2 x2, मतलब यहाँ पे C1 जो है वो 25 है, x1 x है, C2 30 है और x2 y है। इस तरह से हमने ये नोमेनक्लेचर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ x1 के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है। तो x1 की कोफिशिएंट के लिए जब देखेंगे तो स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, उसके लिए x1 कोफिशिएंट के लिए जो स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा वो रहेगा -C1/C2। C1 क्या है हमारे पास में, ये -C1 तो एज इट इज़ रहने देंगे। C2 क्या है हमारे पास में 30, देखो C2 हमारे पास 30 इसलिए हमने यहाँ 30 लिख दिया, ठीक है। स्लोप निकाल दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। फिर देखा हमने स्लोप ऑफ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, ये 20x + 30y, एक तो ये और एक ये, 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। तो ये दोनों के लिए भी स्लोप निकालेंगे। पहले वाले बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स के लिए क्या, x1 की कोफिशिएंट C1 के लिए जब निकाल रहे होंगे तब कैसे निकलेगी, C1 के लिए निकालेंगे तब निकलेगी ये 20/30, इससे -2/3 आया, मतलब कैसे निकलती है, -C1/C2 से निकलती है इसके लिए। तो 20/30 तो -2/3 आ गई स्लोप। फिर स्लोप ऑफ बाइंडिंग कंस्टेंट ये वाले के लिए -5/4, माइनस का साइन 5/4, ये स्लोप आ गई, ठीक है। अब रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या होगी, ये इन दोनों कंस्टेंट्स में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू है -5/4। तो -5/4 लेस देन इक्वल्स टू जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप है वो लेस देन इक्वल्स टू दूसरा वाला बाइंडिंग कंस्टेंट की स्लोप -2/3। तो यहाँ से हम निकालेंगे C1, कैसे निकालेंगे, ये माइनस 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 साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे C1 को अपन को अकेला करना है, तो ये 30 लिखा हुआ है C1 के नीचे, तो इसको सॉल्व किया हमने इस लीनियर इनइक्वालिटी को, तब हमारे पास आ गया 20 लेस देन इक्वल्स टू C1 लेस देन इक्वल्स टू 37.5। तो हमारा जो पहला वाला डिसीजन वेरिएबल है 25, उसकी वैल्यू जो है वो कहाँ, C1 की जो वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, ये उसकी रेंज है। क्या ये हमने जो निकाला है वो सही है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 25 है, 25 क्या इस रेंज में लाई करता है, हाँ वो 20 से बड़ा है और 37.5 से छोटा है, राइट। तो डैट मीन्स हमने सही निकाला है, रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी हमारी C1 की ही आ गई। इसी तरीके से हम रेंज ऑफ सेकंड डिसीजन वेरिएबल निकाल के देखते हैं कि अगर यहाँ पे 25 फिक्स्ड है सपोज और 30 ये वाला जो है, ये यहाँ पे चेंज, कितना चेंज पॉसिबल है अगर यहाँ 25 फिक्स रहता है, तो उसके लिए भी वही हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप निकालेंगे। लेकिन अब हम C2 के लिए निकाल रहे हैं, तो जब हम C2 के लिए निकालेंगे, x2 की कोफिशिएंट के लिए निकाल रहे हैं मतलब, तो वहाँ पे स्लोप क्या रहेगी, -C2/C1 रहेगी। तो -C2, C1 क्या है 25, ये 25, -C2/25 आ गया। फिर बाइंडिंग कंस्ट्रेंट की स्लोप क्या रहेगी, ये यहाँ पे हम C2 के लिए निकाल रहे हैं, 30 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे रहेगी, C2/C1 -30/20, -30/20, ये तो 3/2 आया, -3/2, ये स्लोप आ गई।
तो ये वाले बाइंडिंग कंस्टेंट के लिए भी स्लोप निकाली हमने। इन दोनों में से जो छोटी वाली कौन सी, -3/2, ठीक है। तो -3/2 लेस देन इक्वल्स टू C2, ये स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन डाली। फिर उसके बाद में सेकेंड वाले कंस्टेंट की स्लोप आ गई, उससे हमने C2 की वैल्यू निकाली, रेंज आ गई हमारे पास, रेंज ऑफ C2। अब वेरीफाई करके देखते हैं 30 क्या इसके बीच में लाई करता है, हाँ 30 इसके बीच में लाई करता है, तो ये हमने सही निकाला है। तो ये इस तरह से हम रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी निकाल सकते हैं। तो लेकिन केस 1 के अंदर ये ज़रूर ध्यान रखना कि दोनों एक साथ चेंज नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही डिसीजन वेरिएबल चेंज हो रहा है, एट अ टाइम एक ही डिसीजन वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है। सेंसिटिव एनालिसिस ऑफ रेंज ऑफ डिसीजन वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक और एग्जांपल इसी के ऊपर लिया हुआ है हमने। डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे हमें दिया हुआ है मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और फाइंड रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी बोला है। अब हमेशा जो है रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी हम किससे निकालते हैं, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स के थ्रू निकालते हैं। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ये हैं, देखो इनके अंदर जो हमारे क्वेश्चन के अंदर 2 कोफिशिएंट है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के अंदर एक ही कोफिशिएंट है, लेकिन दोनों कोफिशिएंट्स नहीं है, x1 और x2 दोनों नहीं है, तो ये हमारा जो है बाइंडिंग कंस्ट्रेंट नहीं है। सेकंड और थर्ड जो है ये हमारे बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, इन दोनों के अंदर दोनों कोफिशिएंट हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर दिए हुए हैं, इसलिए। तो इस केस के अंदर हम कैसे निकालेंगे, x1 लेस देन इक्वल्स टू 6 वाली इनइक्वालिटी को कंसिडर करके नहीं निकालेंगे, इन दोनों से निकालेंगे। तो वही जब हम C1 के लिए निकाल रहे हैं तो स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाली हमने C1/C2। स्लोप ऑफ बाइंडिंग कंस्टेंट, पहला बाइंडिंग कंस्टेंट ये रहा, इसकी स्लोप निकाली -2/3 आ जाएगी इसकी, तो यहाँ -1/1, राइट, तो ये -1 आ गई। इसकी रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या होगी, दोनों स्लोप वाले ये बाइंडिंग कंस्टेंट्स की स्लोप के बीच में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाई करता है, राइट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप को रखेंगे हम, तो इस तरीके से -1 लेस देन इक्वल्स टू -C1/7 लेस देन इक्वल्स टू -2/3 से C1 की आ गई वैल्यू, और हमारी C1 क्या है, 5 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो क्या 5 इनके बीच में लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, मतलब हमने सही निकाली स्लोप। फिर सेकंड वाला देखते हैं, अगर C1 एज इट इज़ रहता है और C2 के अंदर चेंज हो रहा है, C2 के अंदर चेंज हो रहा है मतलब 7 के अंदर की वैल्यू चेंज होगी ऐसे, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्लोप निकाली, C2 के लिए निकाल रहे हैं मतलब -C2/C1, तो -C2/C1 की वैल्यू क्या है, 5। स्लोप ऑफ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट फर्स्ट सेकंड दोनों निकाली, वही C2 की रेंज आ जाएगी उससे, और उसको वेरीफाई किया, क्या 7 इसके बीच में लाई करता है, 5 और 15/2 के बीच में हाँ लाई करता है, मतलब सही निकाला है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसके अंदर, वुड अ चेंज इन C1 फ्रॉम 5 to 7, मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो C1 है 5 से ले, अभी 5 है यहाँ पे, अगर इसको चेंज कर दिया है 7 में विथ C2 अनचेंज, मतलब 7 ये वाली जो C2 है वो तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे C1 को चेंज किया है। विल कॉज अ चेंज इन दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर क्या चेंज आएगा, कैसे, तो 5 से यहाँ पे क्या कर दिया है 7, अब 7 जो है इस रेंज के अंदर लाई करता है क्या, 7 लेस देन इक्वल्स टू C1, तो C1 की वैल्यू 7 आ रही है, हाँ ये इस रेंज में लाई करता है, तो इसलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे ही अब देखते हैं, अगर वुड अ चेंज इन C2 के अंदर चेंज कर रहे हैं, 7 से लेके 7 था आप 6 कर दिया, यहाँ पे 7 था आप 6 कर दिया, इसको 5 को सेम रहने दिया, C1 को एज इट इज़ रहने दिया और C2 को चेंज कर दिया, कॉज अ चेंज इन द ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो क्या तब ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर कोई चेंज आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि 7 से 6 क्या है और C2 की रेंज क्या है, क्या ये C2 इज इक्वल्स टू 6 इस रेंज में आता है, तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 6 लेस देन इक्वल्स टू 15/2, हाँ ये वैल्यू 6 जो है इस रेंज में आती है, दैट मीन्स ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नो बिकॉज C2 इज इक्वल्स टू 6 द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटी के अंदर हमने देखा कि एट अ टाइम एक डिसीजन वेरिएबल जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का चेंज होता है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर में चेंज आता है या नहीं आता। केस 2 के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज़्यादा डिसीजन वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, तो क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन में चेंज आता है या नहीं, ठीक है। तो अब साइमल्टेनियस चेंज रह रहा है, हमने वही सेम एग्जांपल देखते हैं, मैक्स ये वाला सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, इनकी रेंज ऑफ ऑप्टिमैलिटीज हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, would simultaneously changing C1 from 5 to 7 and changing C2 from 7 to 6 cause a change in the optimal value, तो हमारे पास में नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाएगा, पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, z इज इक्वल्स टू 5x1 प्लस 7x2, अब हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया,
z इज इक्वल्स टू 5 से हो गई वैल्यू 7, तो 7x1 और C2 की वैल्यू हो गई 7 से लेके अब 6 प्लस 6x2। तो ये हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा चेक करने के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन में चेंज आ रहा है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमें निकालनी होगी स्लोप। तो इसकी हमने स्लोप निकाली, तो ये आई स्लोप। देखो यहाँ पे माइनस x1 का कोफिशिएंट है और फिर x2 का कोफिशिएंट है। तो x1 का कोफिशिएंट हमने लिखा है पहले और फिर x2 का कोफिशिएंट लिखा है, इसलिए -7/6 इसकी स्लोप आ गई। ये -7/6 आ गई स्लोप। तो अब x1 का कोफिशिएंट ऊपर रखा है, इसीलिए हम स्लोप भी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ x1 के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग स्लोप लेंगे, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स की ये वाली स्लोप्स को कंसिडर करेंगे। तो ये जो हमारी नई स्लोप आई है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो लाई करनी चाहिए इन दोनों बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स की स्लोप के बीच में। तो -7/6 क्या इस रेंज के अंदर लाई करता है? -7/6 मतलब यहाँ पे -7/6 क्या -1 और -2/3 के बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में? तो ये लाई नहीं करता है -7/6 इसके बीच में। दैट्स वाई अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब ये चेंज में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर ये चेंज आ रहा है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में चेंज आएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो हमने देख लिया सेंसिटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं, जैसे यहाँ 5 और 7 है, तो ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ये डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनकी वैल्यू के अंदर चेंज आता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है वो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं, ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर राइट हैंड साइड पे 6, 19 और 8 है ना, अगर इनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये अब सेंसिटिव एनालिसिस सेकेंड पार्ट का देखते हैं। इसके अंदर ये कुछ थ्योरी है, ये पढ़ लेना, कुछ टर्म्स हैं पता चल जाएंगी। एक चीज़ देख लेना, डुअल वैल्यू या शेडो प्राइस। डुअल वैल्यू को शेडो प्राइस भी बोलते हैं। इसका मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर यूनिट इंक्रीज इन RHS। मतलब ये RHS वैल्यू जो है बाय 1 अगर इंक्रीमेंट होती है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर कितना चेंज आता है वो होती है, वो डुअल वैल्यू या शेडो प्राइस बोलते हैं उसको। अगर डुअल वैल्यू किसी कंस्ट्रेंट की, जैसे ये कंस्ट्रेंट्स हैं, तो अगर कोई नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है तो उसकी डुअल वैल्यू होगी 0। और अगर डुअल वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है डुअल वैल्यू, तो अगर RHS वैल्यू कितनी भी बढ़ा दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक्चुअली डुअल वैल्यूज़ और शेडो प्राइस होती क्या है और इसके बेसिस पे RHS ये सेंसिटिव एनालिसिस कैसे हो रहा है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। तो पहला वाला जो कंस्ट्रेंट है, मैंने आपको बताया था बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जो नंबर, जैसे यहाँ पे दो x1 और x2 दोनों वेरिएबल्स हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर अवेलेबल हैं, तो ये दोनों तो हो गए बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो ये दोनों बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल अवेलेबल है, ये दोनों वेरिएबल्स अवेलेबल नहीं है। तो ये फर्स्ट जो लीनियर इनइक्वालिटी है हमारी, ये है हमारा नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। और डुअल वैल्यू जो होती है नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स के लिए वो होती है 0। तो कंस्ट्रेंट 1 के लिए हमारी जो डुअल प्राइस हो गई वो गई 0। सेकेंड कंस्ट्रेंट के लिए देखते हैं आप, इसकी RHS वैल्यू चेंज कर दी बाय यूनिट एक इंक्रीमेंट होता है ना, तो 19 से कर दिया 20। 19 से अगर 20 हो जाती है तो क्या चेंज आता है इसके डुअल प्राइस में, क्या रहती है डुअल प्राइस। रिजॉल्व द ऑप्टिमल पॉइंट डिटरमाइंड बाय द लास्ट टू कंस्ट्रेंट। ओरिजिनल बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या था, 2x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, और चेंज होने के बाद में क्या हो गया, 2x1 + 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 20, या 19 की जगह हो गया 20 चेंज होने पर। और सेकंड वाला कंस्ट्रेंट जो है वो एज इट इज रहने दिया हमने, x1 + x2 लेस देन इक्वल्स टू 8, x1 + x2 लेस देन इक्वल्स टू 8। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 4 और x2 की वैल्यू 4। अब इन दोनों x1 और x2 की वैल्यू को अगर हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर रखेंगे तो हमारा z न्यू आया 48। इसी तरीके से ओरिजिनल बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के लिए सॉल्व करके देखा तो इन दोनों से x1 और x2 की वैल्यू आ गई, और ये जो x1 x2 की जो वैल्यू आई वो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर रखी, तो हमारा z ओल्ड आ गया 46। डुअल प्राइस क्या होगी, z न्यू माइनस z ओल्ड, 48 - 46 इज इक्वल्स टू 2 आया। मतलब अगर RHS वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट होता है इधर, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर क्या चेंज आ रहा है 2 का, ये हमारी डुअल प्राइस है।
इस तरीके से चेंज इन RHS वैल्यू से सेंसिटिव एनालिसिस करते हैं हम। ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स के लिए किया जाता है और एट अ टाइम एक ही RHS वैल्यू के अंदर चेंज होगा, ये ध्यान रखना। अब अगर सपोज जो है थर्ड कंस्ट्रेंट के लिए करते हैं कि थर्ड कंस्ट्रेंट की RHS वैल्यू में चेंज हो रहा है और बाकी जो है वो एज इट इज़ रह रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ है, ओरिजिनल बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या है 2x1 + 3x2 = 19, x1 + x2 <= 8, ये तो ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स हो गए। और चेंज यहाँ पे थर्ड बाइंडिंग कंस्ट्रेंट में हो रहा है, यहाँ 8 से अब 9 हो गया ये, तो क्या चेंज आ रहा है, ऑप्टिमल पॉइंट के अंदर क्या चेंज आ रहा है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, x1 x2 की वैल्यू आ गई, x1 x2 की वैल्यू हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर डाला तो z न्यू आ गया हमारे पास में। यहाँ पे सॉल्व किया, x1 x2 की वैल्यू आई, x1 x2 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाली तो z ओल्ड आ गया। वो डुअल प्राइस इज इक्वल्स टू z न्यू माइनस z ओल्ड, 47 - 46 इज 1। ये जो है वो हमारा z न्यू है, ध्यान रखना ये वाला, तो इज इक्वल्स टू 1। तो डुअल प्राइस के अंदर क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर 1 का चेंज हो रहा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डुअल प्राइस से पहले देखते हैं रिलेवेंट कॉस्ट क्या है और संक कॉस्ट क्या है। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगा, वो रिसोर्सेज जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उन रिसोर्सेज की जो कॉस्ट आएगी वो कहलाएगी रिलेवेंट कॉस्ट। जैसे यहाँ टेबल्स और चेयर्स हमारे डिसीजन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ये दो रिसोर्सेज शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी जो कॉस्ट आ रही है वो होगी रिलेवेंट कॉस्ट। और संक कॉस्ट क्या होती है, वो रिसोर्सेज जिनकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कॉस्ट शो नहीं कर रही लेकिन उसके बाद भी उनकी कॉस्ट तो देनी ही है, तो वो वाले जो रिसोर्सेज होंगे वो उनकी जो कॉस्ट आएगी वो कहलाती है संक कॉस्ट। तो इनके बेसिस पे अब इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे डुअल प्राइस का। सपोज हमने RHS के अंदर चेंज किया और कोई डुअल प्राइस आई, तो अगर रिसोर्स कॉस्ट इज संक, अगर संक वाली कॉस्ट है तो डुअल प्राइस वो जो आएगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम अमाउंट होगा जो अपन पे करेंगे, विलिंगली पे कर सकते हैं एक एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्स के लिए, संक रिसोर्स के लिए। और रिसोर्स कॉस्ट अगर रिलेवेंट है तो जो डुअल प्राइस निकलेगी उस केस में वो होगा मैक्सिमम प्रीमियम, मतलब नॉर्मल कॉस्ट जो होगी वो तो होगी, उसके ऊपर जो मैक्सिमम प्रीमियम अपन पे करने के लिए रेडी हैं फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द रिसोर्स, ठीक है। सरप्लस, स्लैक एंड बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है, मतलब वो जो लीनियर इनइक्वालिटी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जब हम लिखते हैं उनके अंदर, उसमें से बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल के बराबर हो, तो वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होगा। स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्लैक वेरिएबल अवेलेबल होता है जब नंबर ऑफ रिसोर्स जो यूज़ किए वो कम है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल से। स्लैक की वैल्यू कहाँ से आती है, स्लैक की वैल्यू आती है टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज माइनस नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। सरप्लस वेरिएबल अवेलेबल होता है व्हेन एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड इज ग्रेटर देन मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉफिट, कि मिनिमम अपन को दिया हुआ है 50 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन हमने 100 रुपये का प्रॉफिट बना लिया, तो सरप्लस वेरिएबल अवेलेबल रहेगा उस केस में। मतलब सरप्लस क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट मेड माइनस मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉफिट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ आइटम सोल्ड, या एक्चुअल अमाउंट ऑफ आइटम सोल्ड माइनस, लिखा हुआ नहीं आगे, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आइटम्स टू बी सोल्ड, ठीक है। और सरप्लस कब अवेलेबल होता है, सरप्लस जो है लीनियर अगर इनइक्वालिटी जो हमारा बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा तभी सरप्लस वेरिएबल अवेलेबल होगा, और अगर लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो है वो लेस देन इक्वल्स टू वाली हैं तो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट और स्लैक पॉसिबल है, सरप्लस पॉसिबल नहीं है उस केस में। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अ कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट बनाती है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट बनाती है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ एक्स इज $5 एंड $7, इससे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 3 मशीन आवर्स, 16 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 6 लेबर आवर्स। एक यूनिट की प्रोडक्शन के लिए एक्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है, मशीन आवर्स, रॉ मटेरियल, लेबर आवर्स। कितने मशीन आवर्स, 3, 16 और 6, 3, 16 और 6, 3 मशीन आवर्स, 16 रॉ मटेरियल और 6 लेबर आवर्स, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्स 10 मशीन आवर्स, 10 मशीन आवर्स,
4 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 6 लेबर आवर्स। इससे लीनियर इनइक्वालिटी निकाल रहे हैं हम। ये मतलब क्या कर रहे हैं एक्चुअली हम, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं और मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसको। प्रोवाइडेड मैक्सिमम मशीन आवर्स अवेलेबल इज, मैक्सिमम मशीन आवर्स कितने अवेलेबल हैं 330। तो ये इन दोनों के लिए हमारे पास एक्स और वाई की एक यूनिट बनाने के लिए लेस देन इक्वल्स टू कितना रहेगा 330 आवर्स। मिनिमम रॉ मटेरियल अवेलेबल इज 400 kg, इसलिए यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 400। मिनिमम लेबर आवर्स अवेलेबल इज 240, लेबर आवर्स के लिए लेस देन इक्वल्स टू 4 आवर्स। एंड मिनिमम 12 यूनिट्स ऑफ वाई शुड बी सोल्ड, कम से कम 12 यूनिट जो है वाई की सोल्ड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। गिवन आइडियल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दैट वी शुड बी मेकिंग एंड सेलिंग इज 10 यूनिट्स। आइडियल कॉम्बिनेशन दिया हुआ मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन दिया हुआ है, x की वैल्यू है 10 यूनिट्स और y की वैल्यू है 30। कैलकुलेट स्लैक सरप्लस एंड बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आ गए। y यूनिट कम से कम y की इतने तो आइटम सोल्ड होने ही चाहिए और x आइटम कितने सोल्ड होने चाहिए, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, या तो एक भी आइटम सोल्ड नहीं होगा या उससे ज़्यादा होगा, तो ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब हमें निकालना है स्लैक सरप्लस और बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले मशीन आर वाला कंस्ट्रेंट क्या है उसको लेके देखते हैं, एक ही कंस्ट्रेंट के साथ चलते हैं। कंस्ट्रेंट बने मशीन आर्स के लिए, ये हमारी इनइक्वालिटी आई थी उससे। तो इसके अंदर रिसोर्स यूज्ड कितना है हमारा और टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल कितने। इसके अंदर रिसोर्स यूज कितने होंगे 3x + 10y, ये हमारे रिसोर्स यूज हैं। और हमारे पास टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं 330 मशीन आवर्स टोटल अवेलेबल है। हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने देखा कितने पे आ रहा है, x = 10 और y = 30। तो हम आइडल जो सिचुएशन उसके लिए कैलकुलेट करते हैं कि 10 यूनिट्स ऑफ x के लिए कितने मशीन आवर्स लगे 3 × 10 प्लस 10 यूनिट्स ऑफ y के लिए 30 यूनिट्स ऑफ y के लिए 10 मशीन आवर्स लगे। तो इस तरीके से 330 मशीन आवर्स आए। तो रिसोर्स यूज्ड, ये नंबर ऑफ मशीन आवर्स यूज्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मशीन आवर्स अवेलेबल हैं, तो टोटल रिसोर्स यूज इज इक्वल्स टू टोटल रिसोर्स अवेलेबल, ये इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स ये एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट में क्या होता है, रिसोर्स यूज इज इक्वल्स टू रिसोर्स अवेलेबल। कंस्ट्रेंट 2 क्या है, रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हमारा अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ कितना है 16x + 4y और टोटल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है 400 kg। आइडल सिचुएशन 10 और 30 वो डाल के देखिए वैल्यूज़ 280 आ रहा है। अब ये जो रिसोर्स यूज़ है वो लेस देन इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल है। तो इस केस में क्या रहेगा, स्लैक अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास। स्लैक कब होता है, जब रिसोर्स यूज होगा वो लेस होगा एज़ कम्पेयर टू जितना टोटल रिसोर्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला 12 kg, तो हमारा स्लैक की वैल्यू क्या गई 12 kg। कंस्ट्रेंट 3 क्या है, लेबर आवर्स। लेबर आवर्स क्या है हमारे पास में 6x + ये, तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स यूज़ कितने हो गए 6x + 6y और टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स अवेलेबल है 240। इनके अंदर आइडल कंडीशन की वैल्यूज डाल के देखिए 240 आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। रिसोर्स यूज इज इक्वल्स टू रिसोर्स अवेलेबल, दोनों इक्वल होते हैं तो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट रहता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट 4, क्या था, मिनिमम 12 यूनिट्स ऑफ वाई शुड बी मेड एंड सोल्ड। तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 यूनिट्स है। मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू बी सोल्ड, मतलब कम से कम कितने सोल्ड करने हैं हमें 12, तो 12 तो करने ही उससे ज़्यादा भी, तो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है 12। और एक्चुअल अमाउंट कितना सेल किया है हमने, वाई की कितनी यूनिट्स थी ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर 30 थी, राइट। देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमने दिया है ना 30 आइडियली, तो ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाई सोल्ड इज 30 यूनिट्स। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, माइनस करने पे 18 आएगा, ये होगा हमारा सरप्लस, क्योंकि अमाउंट ऑफ रिसोर्स सोल्ड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट, इसलिए इस केस में सरप्लस आएगा। सरप्लस हमने देखा था कब आता है, जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी होती है तब सरप्लस आता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली ये चीज़ ध्यान रखना, देखो जब लेस देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी होगी तब क्या रहेगा, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होगा या स्लैक अवेलेबल होगा। और बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के अंदर क्या होता है केस कि रिसोर्स यूज्ड इज इक्वल्स टू रहता है अवेलेबल,
स्लैक के केस में क्या रहता है, स्लैक के केस में रहता है यूज्ड इज लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल। यूज्ड इज लेस देन अवेलेबल रहता है स्लैक के केस में। और जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनइक्वालिटी होती है तब हमारा आता है सरप्लस। सरप्लस के केस में क्या होता है, सरप्लस के केस में होता है प्रॉफिट या फिर रिसोर्स सोल्ड, वो ग्रेटर देन रहता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहता है मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉफिट के या मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट सोल्ड के। तो ये हमारा केस रहेगा इसके लिए। देन तो हमने देख लिया सेंसिटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल बेस्ड ऑन चेंज इन द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। अब देखते हैं अगर सेंसिटिव एनालिसिस अगर कॉस्ट फैक्टर चेंज हो जाता है तो, या रिक्वायरमेंट फैक्टर चेंज हो जाता है तो। हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। सेंसिटिव एनालिसिस ऑन चेंज इन कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर के अंदर चेंज आ रहा है, मतलब डिस्कस द इफेक्ट ऑन ऑप्टिमल सोल्यूशन व्हेन द कॉस्ट फैक्टर इज चेंज फ्रॉम टू दिस। ये हमारा जो 35 और 50 ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ये एक्चुअली कॉस्ट फैक्टर बना रहे हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल कितना दिया हुआ है 35 और 50, ये कॉस्ट फैक्टर, और वो चेंज हो गया है, वो किस में हो गया 40,20 पे चेंज हो गया है। तो हमें देखना है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा फिर। इफ़ वी सॉल्व LLP देन वी विल गेट ऑप्टिमल। हमें गिवन है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन 35 और 50 जो ओरिजिनल ऑप्टिमल सोल्यूशन आया था वो आया था x1 इज इक्वल्स टू 20 और x2 इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर C इज यही 30 और ये 20 और 0, x1 x2 की जो वैल्यूज़ है हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए ऑलरेडी गिवन है। तो ओरिजिनल के अंदर डाल के देखेंगे तो 700 आ रहा है, और जब चेंज करा कॉस्ट फैक्टर तब इससे क्या आ रहा है 800 आ रहा है। तो ये चेंज हो गया ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर कॉस्ट फैक्टर पे, कॉस्ट फैक्टर चेंज करने पर इस तरह से निकाल दिया। देन सेकंड क्या है, सेंसिटिव एनालिसिस ऑन चेंज इन रिक्वायरमेंट फैक्टर। रिक्वायरमेंट फैक्टर क्या, कोई RHS की वैल्यूज़ 75, 15 और 50। ओरिजिनली तो हमारे क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी हमें 120, 20 और 40, ये हमारा क्वेश्चन है। उसके अंदर हमारा ओरिजिनल जो रिक्वायरमेंट फैक्टर है क्या है 120, 20 और 40, 120, 20 और 40। ठीक है, अब इसके अंदर चेंज हो गया रिक्वायरमेंट फैक्टर के अंदर, अब क्या हो गई 75, 15 और 50। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया यहाँ पे 75, 15 और 50 ये बन गया। तो अब नया ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आएगा वो निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम अगर ग्राफिकली सॉल्व करना चाहें तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ ली हुई हैं, 3 इनइक्वालिटीज़ है हमारे पास में, हाँ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में। इन तीनों को लिखा, एक बार x1 की वैल्यू 0 रखी और x2 की वैल्यू निकाली, एक बार x2 की वैल्यू 0 रखी और x1 की वैल्यू निकाली, तीनों इनइक्वालिटीज़ के लिए। फिर इन पॉइंट्स को लाइन पे प्लॉट कर दिया। तो हमारा जो फिजिबल रीजन आ रहा था इसके बेसिस पर वो क्या आया है, फिजिबल रीजन आई थिंक ये वाला आया है, ये है हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है, तो ये फिजिबल रीजन आया हमारे पास में। अब यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से हैं, 4 पॉइंट्स, ये 0 पॉइंट है हमारे पास में, 0 A B C। 0 की तो यहाँ पे 0,0, A की वैल्यू है 15,0, B की निकालनी पड़ेगी, C की है 0,12। ठीक है, तो B की वैल्यू इन दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन पे आ रही है, तो ये और ये दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन पे आ रही है। तो इन दोनों की लाइन के इंटरसेक्शन को से सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आई 15/2 वैल्यू आई है इससे। फिर ये जो x1 और x2 की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हमने रखी, तो z की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें मैक्सिमाइज़ करना है क्वेश्चन में, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, पॉइंट B पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर अगर हमने रिक्वायरमेंट फैक्टर के अंदर चेंज किया और ये वैल्यूज़ रही हमारी, तो हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन अब निकलेगा वो क्या होगा, z max इज इक्वल्स टू 1275 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ रही है वैल्यू। ये हमारा नया ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। वो कहाँ पे होगा, वो x1 इज इक्वल्स टू 15/2 और x2 इज इक्वल्स टू 15/2 पॉइंट पर।
तो ये हमने जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व की है वो ग्राफिकल मेथड से की है। अगर आपको नहीं आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, तो आपको आई टैब में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। इस वाले लेक्चर के अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको यूजीसी नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का सारा जो भी कंटेंट है, पूरा सिलेबस के नोट्स और लेक्चर्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपको अगर कंटेंट के साथ अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस आते रहें, आप अपडेटेड रह सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, और अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस मेल आईडी पे सब्जेक्ट लाइन के साथ में मेल कर देना, मैं आपको ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। यूजीसी नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ लाइक करना, लाइक करने से मुझे पता चलता है आपको समझ आ रहा है, कंटेंट नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रहा समझ, या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।